हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो गाइस आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड, जिसमें आपको बेस्ट करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड पीडीएफ्स, एसएससी से रिलेटेड पीडीएफ्स, रेलवे और यूपीएससी से रिलेटेड पीडीएफ्स जो है वो अलग अलग तरह की मिलेगी। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने का मेथड बहुत ही सिंपल है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे डाउनलोडिंग लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, सबसे पहला स्क्रीन जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये होगा जहां पे एक नंबर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, और इससे आप अपनी ईमेल आईडी से जो है वो लॉगिन कर सकते हो। मतलब बहुत ही इजीली जो है वो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जो है वो ये विंडो अपीयर होगी और उसमें पहले ही लिंक के अंदर जो है वो आप जाओगे और पहले ही लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब्सक्राइब जो है वो करंट अफेयर्स को कर सकते हो। लेकिन यार आप लोग क्यों सब्सक्राइब करेंगे? मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा जिससे आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको फायदा मिलेगा? तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में हम आपको 3 तरह के सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगी करंट अफेयर से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ, और वो पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आप आराम से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप यही पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी दूसरी, वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगी, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा करंट अफेयर्स को रिवाइज करना। फिर आप टेस्ट भी लगा सकते हो, देख सकते हो कि यार मुझे कितना याद रहता है, तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब डेली आपको ये 3 सेक्शंस मिलेंगे मिलेंगे और ये हिंदी में होंगे। आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, आप हिंदी में भी, मतलब दोनों फैसिलिटीज आपके पास होंगे, हम दोनों अपलोड करते हैं। नेक्स्ट होगा वीकली। वीकली में भी सेम 3 सेक्शन होंगे, मतलब वीक वाइज होगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। उसमें डेली था, इसमें वीक वाइज होगा। मतलब एक आपको पीडीएफ मिलेगी पूरे वीक वाइज, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और उसके बाद जो है वो आपको ये करंट अफेयर्स मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप रिवाइज कर सको। फिर आप टेस्ट लगा के देख सकते हो, लाइक 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कि यार मुझे कितने करंट अफेयर याद रहते हैं। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको कई तरह के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक इसमें आपको एक पूरे महीने की पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और ये भी किस फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, जिसमें आप डिटेल्ड में करंट अफेयर करोगे। फिर क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए इस करंट अफेयर्स को आप क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज करोगे, जिसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिलेंगे। फिर एक होगी पॉकेट पीडीएफ, ये जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए, जिससे नाम से पता लग रहा है पॉकेट, पॉकेट मतलब जेब में रख सकते हो इसको। और इसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि टॉप 100 करंट अफेयर्स होंगे, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर उस महीने के। ये आपको बहुत ही इजीली जो है वो रिवाइज करने में सहायता करेगी। तो यार आप देख सकते हो डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। फिर आपको मिलेंगे कुछ स्पेशल करंट अफेयर, जैसे कि जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 2 सेक्शन अलग से बनाते हैं, जो कि एक पीडीएफ होगी बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे उसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और फिर उसका टेस्ट भी आप दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी महीने के 157 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड इकोनॉमी के बेस्ट करंट अफेयर्स हमने निकाले हुए, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प कर दे। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए हम कंपाइल करते हैं, जैसे जनवरी से लेकर 28 फेब तक, जैसे ही अब मार्च खत्म होगा तो मार्च तक के आ जाएंगे, तो ये सारे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्पेशल करंट अफेयर, लाइक कुछ स्पेशल आता है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे, जैसे लास्ट ईयर जो है वो कुछ गरीब कल्याण योजना आई थी तो उसके लिए हमने तैयार किया, तो ऐसे कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट आएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक आपको यहां पे मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। मतलब जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स आपने रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करने हैं, तो आपको हर महीने के ये मिलते रहेंगे, और ये टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ बहुत सहायता करेगी आपको अलग अलग एग्जाम क्लियर करने में। जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये आप फटाफट जो है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आता है स्टेट करंट अफेयर। हम हर स्टेट के, हर यूटी के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस इतनी सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर तो मिल रहे हैं, इवन आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिल रही है, स्टेट करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, स्पेशल करंट अफेयर भी मिल रहे हैं। हर तरह का आपका करंट अफेयर सेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। और गाइस ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं, तो आपको बहुत ही सहायता करेगा। तो आज ही दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल से लॉग इन कर लें। इसमें आपको 1 साल के लिए भी और 2 साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, मतलब ओनली फॉर 2021 भी और 2022
टू तक की, मतलब 1 और 22 दोनों का कंबाइंड भी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन दोनों का प्राइस बहुत कम है, एक बार आप देखें इसको, चेक करें प्राइस को, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। वो किस तरह से मिलेगा, अगर आप इस कोड का यूज करोगे, कोड क्या है ASH10 कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आज ही यार इसको सब्सक्राइब कर लें और आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 23 मार्च 2021 का। लेकिन यार फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को जो है वो आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर इसमें पहली बार आए हैं तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो किसने निकाला है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जो है वो कौन सी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये दो चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने दे दिया होगा, अगर नहीं दिया तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इंडिया की जो आर्मी आती है दोस्तों, वो आती है हमारे पास फोर्थ के अंदर। मिलिट्री, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो फोर्थ नंबर पे आकी गई है। और इसमें सबसे बेस्ट रैंक जो है वो किसको दिया गया है, चाइना को दिया गया है, याद रखेंगे आप। और दूसरा स्थान दोस्तों, पहला तो चाइना के पास चला गया, दूसरा स्थान जो है वो यूएसए का है, तीसरा स्थान जो है वो किसका है, रशिया का है, और चौथा स्थान आपको पता लग गया किसका है, चौथा स्थान आपको पता लग गया किसका है, इंडिया का। तो आपने याद रखना है कि पहला स्थान चाइना का है, दूसरा यूएसए का है, तीसरा रशिया का है और चौथा इंडिया का है। इन्होंने अलग अलग तौर से आंका है कि लाइक अगर आप सी कन्फ्लिक्ट को देखोगे, समुद्र के अंदर देखोगे, तो सबसे अच्छी सेना जो है वो कौन सी है, वो है चाइना की। अगर आप देखोगे टोटल एरियल पावर, मतलब एयर में देखोगे, तो सबसे ज्यादा सेना जो है वो अच्छी है किसकी, वो है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये एयर के अंदर हो गया। तो लैंड के अंदर दोस्तों कौन सा हो गया, रशिया हो गया, क्योंकि उनके पास जो है व्हीकल्स ज्यादा हैं, लैंड व्हीकल ज्यादा है। ऐसे ही एरियल पावर जो है, मतलब एयर शिप्स जो हैं वो यूएसए के पास ज्यादा है, और सी शिप्स जो है वो किसके पास ज्यादा है, चाइना के पास ज्यादा है। तो इसलिए जो है स्थान सबसे पहले चाइना का, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा रशिया के पास। और ये स्ट्रेंथ दोस्तों निकाली किसने, ये इंडेक्स जो है वो किसने निकाला है, ये आपने जरूर याद रखना है। ये एक जो है वेबसाइट है, डिफेंस वेबसाइट है, जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट। तो याद रखेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट, उनकी तरफ से ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। तो पहला स्थान चाइना, जिससे सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, यूएसए 74 और रशिया 69, और इंडिया 61 पॉइंट्स के साथ जो है फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है इन द वर्ल्ड। और इसमें जो है वो हाइपोथेटिकल कंफ्लिक्ट बताया गया, जैसे मैंने बताया कि चाइना जो है वो समुद्र में ज्यादा अच्छा है, यूएसए जो है वो हवा में ज्यादा अच्छा है, रशिया जो है वो लैंड पे ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जो है वो ये इंडेक्स जो है वो निकाले हुए हैं। तो अपने याद रखना है, डिफेंस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे, वो कौन है, बिपिन रावत हैं। और सुप्रीम कमांडर कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। और इसको बिल्कुल याद रखना है। और ये वेबसाइट का नाम कौन सा है, जो कि डिफेंस वेबसाइट है, मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट की तरफ से इसको रिलीज किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि यार बजट जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्चता है, मतलब मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कौन स्पेंड करता है। तो उसमें आप याद रखोगे कि सबसे ज्यादा पैसा अगर स्पेंड करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, यूएसए, स्पेंडिंग के अंदर फर्स्ट नंबर पे। दूसरा जो आता है हमारे पास कौन सा आता है, चाइना। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे कौन खर्चता है, इंडिया खर्चता है। तो इस चीज को भी आप याद रखोगे। इंडिया ऑलमोस्ट जो है 71 बिलियन, और चाइना जो है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, चाइना जो है वो 261 बिलियन जो है वो अमाउंट पैसा खर्च कर देता है, और इंडिया जो है वो सिर्फ 71 बिलियन अमाउंट पैसा खर्चता है। और यूएसए, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, 732 बिलियन जो है वो इतना पैसा किसके ऊपर खर्च करता है, मिलिट्री के ऊपर। ये सब अमाउंट डॉलर में है दोस्तों, सारी अमाउंट डॉलर में है। तो आप खुद देख सकते हो कि इंडिया की स्पेंडिंग जो है वो कितनी कम है इसके ऊपर। तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल। तो आपको पता है दोस्तों, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेलर और प्रोड्यूसर को आपस में क्या करवाती है, कनेक्ट करवाती है। और खास करके जो फार्मर्स है उनको एजुकेट भी करते हैं ये लोग। और बहुत ज़्यादा फार्मर्स की इनकम के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि डबल करनी है फार्मर्स की इनकम 2022 तक। और ये अगर पॉसिबल हो जाता है, 2022 तक डबल कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हमारा इकोनॉमी का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन जो हमने इकोनॉमी बनानी है, उसको भी ये हेल्प करेगा अचीव करने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा, 2024-25 तक हमने इसको अचीव करना है। ये कौन सी स्टेट है जिसने ये पोर्टल लॉन्च किया स्पेशली फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टेट है दोस्तों हमारे पास उत्तर
प्रदेश। बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों, कौन सी स्टेट रहेगी? उत्तर प्रदेश। और इसका नाम क्या रखा गया है? शक्ति पोर्टल। तो याद रखेंगे क्या नाम रखा गया है? शक्ति पोर्टल जो है वो इसका नाम रख दिया गया है। तो बिल्कुल याद रहेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च्ड उत्तर प्रदेश एफपीओ शक्ति पोर्टल टू बेनिफिट फार्मर्स एट द ग्रास रूट लेवल। और आप यहां पे भी देख सकते हैं इसको, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, एज ए पार्ट ऑफ किसान कल्याण मिशन इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और कहां पे लॉन्च किया? गोरखपुर के अंदर। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो इस चीज को याद कर लें। और यूपी के अंदर 576 हमारे पास क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और 2.15 लाख फार्मर्स हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर से अगर आप देखोगे 576 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में से 471, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, 471 जो एफपीओज हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं इस पोर्टल के अंदर। तो इसका मतलब इनकम को जो बढ़ाने का लक्ष्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2022 तक जो है वो इसको अचीव किया जा सकता है। तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर ग्रुप्स, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्टेट के और डिपार्टमेंट है, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। मतलब वो कहां पे ले आएंगे? इसको एक पोर्टल पे ले आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूजिंग द पोर्टल फार्मर्स कैन डाउनलोड एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल। कर को किसी और ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, रजिस्टर करना है, तो यहीं से जो है वो क्या कर सकते हैं? इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ग्रास रूट लेवल पे वो क्या कर रहे हैं? किसानों की हेल्प जो है वो यहां पे हो रही है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे जो है वो मार्केटिंग अच्छी होगी तो किसानों को पैसा ज्यादा मिलेगा। इससे फाइनेंशियल लिंकेज होगी, मतलब सेलर और प्रोड्यूसर के बीच में जो है वो लिंक बनेगा। स्कीम सपोर्ट मिलेगा, मतलब जितनी भी स्कीम सरकार की चल रही है उसका जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा? जो नेशनल टारगेट्स हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं। हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी यहां से जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन कम होगा, वुमेन को इंपावरमेंट मिलेगी क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में उनको पहल दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या मिलेंगी? बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो याद रखना आपने। और चीफ मिनिस्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर पता है आपको, आनंदीबेन पटेल जी। और यहां पे आपको मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखेंगे कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who won men's singles in Yonex All England Open Badminton Championship 2021? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल लो। और इसमें दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, सिर्फ याद रख लो इसको, जितना स्लाइड में दिया हुआ चाहे उतना ही याद कर लो। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपने याद रखना है कि ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो ऑल इंग्लैंड, मतलब ये कौन सी कंट्री में हुई, आपको ये तो नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम से पता लग रहा है इंग्लैंड में हुआ है। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है? बर्मिंघम है। तो याद रखेंगे एग्जैक्ट प्लेस कौन सा? बर्मिंघम है इंग्लैंड के अंदर। और मेन सिंगल और वोमेन सिंगल में कौन जीता है ये आपने जो है वो याद रखना है। तो मेन सिंगल में दोस्तों जीते हैं ली जी जिया। तो नाम चाहे किसी भी तरह से याद करें लेकिन नाम को याद जरूर करना है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मलेशिया से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मलेशिया से। तो बिल्कुल याद रखेंगे ली जी जिया। और इन्होंने जो हराया है वो बेसिकली किसको हराया है? विक्टर एक्सेल्सन को हराया है। तो आप सिर्फ चाहे विक्टर याद कर ले, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं पूछेंगे कि किसको हराया गया है, तो आपने ये याद रखना है कि कौन जीता है, क्योंकि इसमें इंडियन प्लेयर नहीं है तो इसलिए आपको क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ विनर पूछ सकते हैं। तो याद रखना है ली जी जिया। कौन से कंट्री से हैं ये? मलेशिया से हैं। ये जीते हैं मेन सिंगल टूर्नामेंट योनेक्स का ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। ये अभी हुई है रिसेंटली, 17 से लेकर 21 मार्च तक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वुमेन सिंगल्स का। तो वुमेन सिंगल्स में देख सकते हो कि कौन जीता है। क्वेश्चन सेम है, सेम चैंपियनशिप है, तो किसने वुमेन के अंदर जीता है। और मैं आपको बता देता हूं कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। वो बिलोंग करती हैं दोस्तों जापान से। तो आप यहां पे देख सकते हो नाम जो है वो क्या आएगा? नाम आपके पास आएगा नजोमी ओकुहारा। तो याद रखेंगे दोस्तों वुमेन्स के अंदर जो है वो नजोमी जीती हैं और मेन के अंदर जो है वो कौन जीता है? ली जीते हैं। तो बिल्कुल दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही आपने वुमेन डबल्स याद रखना है, ना ही आपने मिक्स डबल याद रखना है। ये इंग्लैंड की तरफ से करवाया गया, सिर्फ इतना याद रखोगे और ये बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन आप उससे पहले पिक्चर देख सकते हो। ली जी जिया ये जीते हैं मेंस के अंदर, और नजोमी ओकुहारा जापान से कौन जीती हैं? वुमेन जीती हैं। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे विच इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 22 मार्च। तो सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि यार वाटर डे कौन से दिन मनाया जाता है, लेकिन ये आपको एग्जामिनर ने बता दिया है कि कौन से दिन मनाया गया। 22 मार्च को मनाया गया।
तो यहां से ये तो क्लियर हो जाता है कि कब जो है वो इसको मनाया गया। लेकिन अब उसने पूछ लिया कि यार थीम कौन सा है, तो ये तो यार आपको बताना पड़ेगा कि थीम कौन सा है। तो अगर आप पहला ऑप्शन सोच रहे हो वेटलैंड वाटर, तो ये तो गलत है, क्योंकि वेटलैंड एंड वाटर जो है वो किसका डे है, ये है वर्ल्ड वेटलैंड डे। किसका है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो उसका है दोस्तों। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट है लीविंग नो वन बिहाइंड, तो ये जो है वो थीम किसका है, लीविंग नो वन बिहाइंड। ये जो आपको थीम मिलेगा लीविंग नो वन बिहाइंड का, वर्ल्ड वाटर डे 2019 का है दोस्तों। ये क्या है, वर्ल्ड वाटर डे 2019 का। और ये इवन वर्ल्ड टॉयलेट डे का भी सेम ही रहा था उन्होंने, और सेम ही रखा था, तो ये भी आप याद रख सकते हो, लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये कौन से ईयर का थीम है, तो ये भी यार दोस्तों एक आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाटर डे का ही थीम है, लेकिन ये कौन से ईयर का है, तो ये आप गेस कर सकते हो कि कौन से ईयर का होगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा वर्ल्ड वाटर डे 2020 का। तो अभी हम बात करें 2021 की, तो आंसर आपके पास क्लियर है, क्या होगा, वैल्यूइंग वाटर। तो आंसर जो दोस्तों क्या होगा, डी आंसर होगा, वैल्यूइंग वाटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 2021 और थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर। तो आप यहां पे देख सकते हो, इट इज टू एनहेंस द फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेश वाटर एंड टू इन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जितना भी वाटर है, मान लो 100% वाटर जितना भी अर्थ के ऊपर है, उसमें 97% वाटर इज इन द ग्लेशियल फॉर्म। और मतलब अगर आप देखोगे सॉल्टी वाटर है, नॉट द ग्लेशियर फॉर्म, सॉल्टी वाटर है। और 3% जो है वो आपके पास, वो हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है। और उस 3% में अगर आप देखोगे दोस्तों, 3% में 2% वाटर जो है वो ग्लेशियल फॉर्म में है, मतलब जमा हुआ है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 1% वाटर ही जो है वो दोस्तों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्मेट पे है। तो आप देख सकते हो कि कितनी पानी की प्रॉब्लम है, तो उस ग्लोबल क्राइसिस से बचना जो है वो जरूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारा वाटर एंड सैनिटेशन का जो है वो कौन सा है, 6 नंबर का गोल है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा याद रखना है, कई बार कुछ टफ एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है, तो कौन सा नंबर का गोल है वाटर एंड सैनिटेशन का। यूनेस्को ने 2020 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो क्या था, H2OOOH। तो ये आप याद रखोगे, किसने लॉन्च किया था, यूनेस्को की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था और सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस यही था कि पानी को कंजर्व करना है, ये बच्चे जो है वो संदेश देंगे अलग अलग जगह पे। फिर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो लॉन्च किया कैंपेन जल शक्ति अभियान कैच दी रेन। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लो लाइन को। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया है। और ये केन बेतवा प्रोजेक्ट दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे उन जगह पे पानी पहुंचाया जाएगा जहां पे पानी की क्या है, प्रॉब्लम है। मतलब ये रिवर्स को लिंक करेगा आपस में और वहां पे पानी पहुंचाएगा जहां पे जो है वो पानी नहीं है। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पूरे इंडिया का, जो कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश का। तो मतलब कितनी सारी चीजें जो है वो आपको एक न्यूज से जो है वो मिल गई हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, मोदी जी का कैच दी रेन जो है वो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को यार लाइक जरूर कर दें, आप शेयर जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज विच विल बी कंडक्टेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, एससीओ, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, क्योंकि इनकी जितनी भी कंट्रीज मेंबर हैं वो सारी की सारी बेसिकली क्या करेंगी, एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि डिसीजन लिया गया है। रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है रैट्स मीटिंग। तो इसको आपने याद रख लेना है। ये रैट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है बेसिकली, ये एससीओ की तरफ से बनाई गई है। इसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसकी मीटिंग रिसेंटली हुई है कहां पे, उज्बेकिस्तान में। कहां पे, उज्बेकिस्तान में, ताशकेंत जो है वो कैपिटल है, तो वहां पे ये मीटिंग हुई, क्योंकि रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, उज्बेकिस्तान के अंदर है दोस्तों। तो रैट्स के बारे में आपको पता लग गया कि एससीओ की ही ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ का ये सब पार्ट है। और इसका मतलब क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इनकी मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जितनी भी एससीओ की मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज होगी। टेररिज्म को रोकने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, और इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों पबबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज।
तो याद रह जाना चाहिए, अलग सा नाम है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं आएगी इसके अंदर, PABBI पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021। क्योंकि बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जैसे संप्रीति जो है वो इंडिया और किसकी है, बांग्लादेश की है। किसकी है? इंडिया और बांग्लादेश की। इंद्रधनुष 5 जो एक्सरसाइज है वो किसकी है? इंडिया और साथ में रॉयल एयरफोर्स, किसकी? मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पे यूनाइटेड किंगडम की। तो ये किसके साथ है? यूनाइटेड किंगडम की, इंडिया के साथ। नेक्स्ट है सहयोग कायजिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सहयोग कायजिन जो है वो किसकी एक्सरसाइज है? ये है इंडिया और जापान की। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि सहयोग कायजिन जो है वो जापान की है, इंद्रधनुष 5 रॉयल नेवी रॉयल इंडियन आर्मी के साथ है, और साथ ही साथ जो है वो वहां पे कौन सी मिलेगी आपको? यूनाइटेड किंगडम की आर्मी मिलेगी। इधर संप्रीति 9 है, ये किसके साथ हुई? बांग्लादेश के साथ। लेकिन पब्बी एंटी टेरर 2021 ये जो है वो ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है। एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एससीओ की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो यार यहां से मैं आपको बता देता हूं कि कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। 8 मेंबर कंट्रीज आपको किसकी मिलेंगी? एससीओ की मिल जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रहेगा एससीओ की मेंबर कंट्रीज। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। एक तो आपने याद रखना है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। 3 तो आपको मेरे ख्याल से सीधा ही याद हो जाएंगी, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। फिर आप जाओ इसके अंदर, रशिया मेन कंट्री आपके पास। तो 4 कंट्रीज तो आपको सिंपली याद हो जानी चाहिए। फिर आप जाओ सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एरिया में आपको कौन सा एरिया मिलेगा? एक कजाकिस्तान मिलेगा। कौन सा? कजाकिस्तान। एक आपको मिलेगा किर्गिस्तान। कौन सा? किर्गिस्तान। एक आपको मिलेगा तजिकिस्तान। तजिकिस्तान। एक आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि तजाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है, तजिकिस्तान मेंबर है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, दीज आर द 8 मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल याद रहेगा। और यहां पे आप देख सकते हो इंडिया, पाक एंड चाइना पार्टिसिपेट इन द एससीओ ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर 2021। और ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, खास करके इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जो कि अभी रिलेशन जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। और ये डिसीजन लिया गया, अभी जो मीटिंग हुई थी रैट्स की, मैंने बताया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ पे हुई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। और आपने याद रखना है कि रैट्स जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद के अंदर है। और एक परमानेंट ऑर्गन है किसका? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका मेन एम क्या है कि हमने टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, हमने सेपरेटिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, हमने एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट लड़ना है। और 8 मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और अगली मीटिंग जो है वो इसकी सितंबर 2021 में होगी रैट्स की। वो भी कहां पे होगी? उज्बेकिस्तान, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? उज्बेकिस्तान के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो ये चीजें जो हैं वो आपने याद रखनी है। और कितने मेंबर कंट्रीज हैं ये याद रखनी है, कौन कौन सी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी नहीं है। बेसिकली खास करके ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा जा सकता है कि कौन सी नहीं है। और 4 जो हैं वो बेसिकली आप याद रख सकते हो कि ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। 4 जो हैं वो कितनी हैं? ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हमारे पास 4 ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब है उसमें अफगानिस्तान है, उसमें बेलारूस है, उसमें ईरान है और मंगोलिया है। लेकिन ये याद रह जाता है तो भी ठीक है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाइड द मैक्सिमम कवर अंडर द आरोग्य संजीवनी पॉलिसी फ्रॉम 5 लाख टू -लाख। मतलब कितने लाख से बढ़ा के कितने लाख कर दिया है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का मैक्सिमम कवर। मिनिमम तो जो है वो है ही है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों? वो कर दिया 10 लाख। तो मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। और IRDAI आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। IRDAI आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके, और इसको 1999 में बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हैदराबाद के अंदर है। कहां पे? तेलंगाना के अंदर। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष कुमार खुंतिया या सुभाष चंद्र खुंतिया। तो किसी भी तरह से जो है वो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। तो यहां पे देखते हैं, और यहां पे देख सकते हो IRDA मैक्सिमम कवर अंडर दी आरोग्य पॉलिसी ₹10 लाख। और खास करके जो इंश्योरेंस के एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्लान है अब वो 10 लाख रुपए का हो गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। और 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख तो कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिनिमम भी जो है वो आप कर सकते हो 50,000 के मल्टीपल में। मतलब मिनिमम 50,000, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब 50,000 के मल्टीपल में आप इसको कर सकते हो। और जो भी इंश्योरेंस देगा ये वो कर सकता है 1 मई से, या उससे पहले भी अगर वो स्टार्ट करना चाहता है कर सकता है। और ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 साल से लेकर 65 साल के आयु के लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं।
और इस पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये पॉलिसी जो है वो दोस्तों 2020 में लॉन्च की गई थी कोविड 19 के दौरान, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, जिसमें 5 लाख रुपए मैक्सिमम और मिनिमम 1 लाख रुपए का सम जो है वो इंश्योर्ड था। मिनिमम 1 लाख रुपए का सम जो है वो इसमें इंश्योर किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसको बहुत से लोगों ने जो है वो यूज नहीं किया और कम की गई, फिर इसकी लिमिट 50,000 रुपए जो है वो मिनिमम कर दी गई थी। लेकिन अभी भी काफी जगह पे इसको 1 लाख ही मिनिमम तौर पे किया जाता है। लेकिन 18 साल से लेकर 65 साल की जो है वो इसमें क्या रखी गई है, एज रखी गई है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा दोस्तों। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है 5% को पे, याद रखोगे इसको, अगर इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। 5% को पे और 2% सब लिमिट, 2% सब लिमिट। इसका मतलब होता है कि 5% तो जो है वो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा क्लेम अमाउंट का। 2% जो है वो कौन देगा, 2% जो है वो इंश्योरर है, वो क्या करता है, पे करता है। मतलब सम इंश्योर्ड जो होता है वो पे करता है। तो इसको याद रख सकते हो आप 5% और 2% का क्या सिस्टम है। और IRDA के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज ए ट्रस्टी ऑफ ₹750 crore क्रेडिट गारंटी फंड अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये फंड जो है वो यार कोविड 19 के टाइम पीरियड पे बनाया गया था, खास करके जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये फंड बनाया गया था ताकि उनको हेल्प मिल सके। ये 15,000 करोड़ रुपीस का फंड है। इसमें अभी 750 करोड़ रुपए जो है वो क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो डाला गया है। और उसका ट्रस्टी किसको बनाया गया है, आपको एक हिंट देता हूं कि नाबार्ड की एक, आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब नाबार्ड की पूरी ओन्ड सब्सिडरी है। उसका नाम बताएंगे, इसलिए सबके आगे आप क्या देख रहे हो, नैब देख रहे हो। नैब का मतलब ही ये है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी है। तो कौन सी सब्सिडरी है ये आपने मुझे यहां पे बताना है कि जिसको ट्रस्टी बनाया गया इस फंड का, जो फंड का नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और उसमें 750 करोड़ रुपया एज ए क्रेडिट गारंटी जो है वो डाल दिया गया है। और ये दोस्तों हमारे पास कौन है, ये है हमारे पास नैब संरक्षण ट्रस्टी। संरक्षण मतलब ये संभाल के रखेंगे। और ये नाबार्ड का जो है वो आप कह सकते हो फुली ओन्ड सब्सिडरी है। तो नाबार्ड आम नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी फॉर द क्रेडिट गारंटी फंड। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना ही चाहिए याद रख लो, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन एक दो एक्स्ट्रा चीजें मैं हमेशा बताता हूं तो याद रखनी है। ये क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटीज टू द एलिजिबल एंटिटीज असिस्टेड अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब ये फंड उनको देगा जो एनिमल हस्बेंड्री और या फिर डेयरी से रिलेटेड हैं। ये MSMEs को दे सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, प्राइवेट कंपनीज को दे सकता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को दे सकता है। मतलब इनके पास ऑप्शन है कि ये पैसा जो है वो दे सकते हैं। और इसमें याद रखना है 90% जो है वो लोन जो है वो शेड्यूल बैंक्स के बेसिस पे ही दिया जाएगा। और इसमें जो है अपने याद रखना है कि जून 2020 में गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए जो है वो एज ए आत्मनिर्भर पैकेज डाला गया था ताकि कोविड 19 के कारण जो प्रॉब्लम आई है उसको वो जो है वो सॉल्व कर सकें। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड के बारे में दोस्तों आप याद रखोगे। क्या याद रखना है, नाबार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1982 में। एक कमेटी थी कौन सी, बी सीवारमन कमेटी, याद रहेगा बी सीवारमन कमेटी। तो उनकी रिकमेंडेशन से जो है वो क्या किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था रूरल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए। चेयरमैन कौन है दोस्तों, इसके चेयरमैन जो हैं वो नाम मेरे ख्याल से बच्चे को पता होगा, हर बच्चे को, GR चिंताला। मतलब मैं बात कर रहा हूं गोविंद राजुलू चिंताला, बिल्कुल। तो याद रहेगा, चिंता लगी रहती है भाई उनको देश की, तो चिंताला। हेडक्वार्टर इसका कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र, बिल्कुल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हु कोलैबोरेटेड विद द यूनाइटेड नेशंस ऑन द ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम to launch a global integrity program, a comprehensive international program to fight and prevent match manipulation। तो यार ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, खास करके मैचेस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट किया, और यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ। और ये हमारे पास दोस्तों कौन सी है, फुटबॉल एसोसिएशन। तो याद रखेंगे किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, फीफा की बात हो रही है। मतलब हम बात कर रहे हैं फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिच के अंदर। ज्यूरिच दोस्तों कहां पे है, ज्यूरिच है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो बिल्कुल याद रहेगा। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो हैं जियानी इन्फेंटेनियो। तो याद रखेंगे GIANNI, जियानी इन्फेंटेनियो।
तो बिल्कुल याद रहेगा जिनी इन्फेंटिनो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के। तो ये टाई अप हुआ है फीफा और यूनाइटेड नेशंस का, ताकि वो मैच फिक्सिंग को रोक सके, क्राइम के अगेंस्ट जो है वो बात कर सकें और ड्रग्स के खिलाफ जो है वो ये अपना अभियान स्टार्ट कर सकें। तो ये ग्लोबल इंटीग्रिटी प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशंस और साथ ही साथ फीफा की तरफ से लॉन्च किया गया है, फाइट एंड प्रिवेंट मैच मैनिपुलेशन। और ये इंटीग्रिटी फुटबॉल की बचा के रखनी है, ताकि इसमें जो है वो आप कह सकते हो कि फेयर प्ले जो है वो चलता रहे, और इंपॉर्टेंट रोल करेंगे या एजुकेट करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे 211 मेंबर एसोसिएशंस को, ताकि वो लोकल लेवल पे जो है वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। और रिसेंटली दोस्तों आपने याद रखना है, फीफा की तरफ से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, जो कि पोलैंड फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, एज ए बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड दिया है। और ल्यूसी ब्रॉन्स जो कि इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर हैं, उनको बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ 2000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कवर किया था, याद रखना है आपने। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फीफा के बारे में बता चुका हूं, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, प्रेसिडेंट जेनी इन्फेंटिनो है, और मोटो क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो ये तीनों चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, खास करके हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो यार नाम से पता तो ये लग रहा है कि किसके लिए बनाया गया है, ये फॉरेस्ट के लिए जो है वो बनाया गया। फॉरेस्ट का मतलब है कि हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है, चाहे कितने भी तरह के जो हैं फॉरेस्ट हैं, चाहे वो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, चाहे वो हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, कोई भी फॉरेस्ट है, तो हमने उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, रोम के अंदर मिलेगा, मतलब इटली के अंदर आपको ये मिलेगा। तो ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मनाया जाता है दोस्तों हर साल 21 मार्च को। तो ये याद रखना है, आंसर क्या होगा, डी होगा, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो आप यहां पे पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च 2021, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पास टू रिकवरी एंड वेलबींग। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो फॉरेस्ट को रिस्टोर करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है कि ताकि रिस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो हम कर सकें, और यही प्रोसेस है जिससे हम रिकवरी कर सकते हैं, नेचर को दोबारा जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। तो याद रखेंगे थीम और डे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द मिशन ग्राम उदय फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन द स्टेट। तो विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया, ग्राम उदय। तो वो कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। आप यहां पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी और शिवराज सिंह चौहान ज्वाइंटली, इन दोनों ने स्टार्ट किया मिशन ग्राम उदय, जिसके तहत जो है वो गांव को दोबारा से बनाया जाएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बेसिक एंड फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रूरल एरिया का स्टेट में इंप्रूव किया जाएगा, और जो लोगों को हाउसिंग बनाने की जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है उनको इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें। जो कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो ये दिया जाएगा, जिसमें जो है जो उनकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो उनको दी जाएंगे, और 2000 करोड़ रुपए, मतलब 2000 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए जाएंगे 5 लाख बेनिफिशरीज को, ताकि वो क्या कर सकें, अपने घर का निर्माण जो है वो कर सकें अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यार, हाउसिंग फॉर ऑल। तो याद रखेंगे क्या टारगेट है, हाउसिंग फॉर ऑल। और ये कब का टारगेट है, ये दोस्तों 2022 का टारगेट है, इसको अचीव करना है, और ये तभी होगा जब इस तरह के प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, खास करके 10,600 कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको भी इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा गया, क्योंकि उनकी इंप्लॉयमेंट यहां से क्या होगी, जनरेट होगी, और उनको भी सहयोग जो है वो जरूर मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों बात कौन सी स्टेट की हो रही थी, यहां पर बात हो रही थी मध्य प्रदेश। तो आपको पता है दोस्तों चीफ मिनिस्टर तो कौन है, शिवराज चौहान है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, क्योंकि लालजी टंडन जी का देहांत हो गया तो एडिशनल चार्ज है इनके पास। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहां पे कौन सा है, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहां पे आपको मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपको वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। नेक्स्ट आपने याद रखना है यहां पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क।
कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और एक दोस्तों आपने और याद रखना है यहाँ पे कौन सा? शिवपुरी नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख रहे हो। पन्ना, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, शिवपुरी, ये सारे के सारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर एरिया वाइज आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का एरिया, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, एरिया वाइज, नॉट की परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन आपने और ध्यान से देखना है, और वो क्वेश्चन है विच स्टेट स्टार्टेड ए स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रोवाइड फ्री एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर अप टू ₹5 लाख फॉर एवरी फैमिली इन द स्टेट। तो आपको पता है कि यार एक नया इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च कर दिया है, ये वही स्कीम है जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने नाम से उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो राजस्थान की तरफ से क्या की गई है? लॉन्च की गई है। तो याद रखेंगे राजस्थान स्टेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, याद रखेंगे, मरुस्थली एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा कलादेवगना नेशनल पार्क, केवला देवगना नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा रणथंबोर नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रणथंबोर नेशनल पार्क। और यहीं पे आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये सारे के सारे जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये सारे के सारे आपको मिलेंगे राजस्थान के अंदर। और यहीं पे आपको मिलेगा अरावली हिल्स का बहुत फेमस एरिया, और माउंट आबू, यहाँ पे एक हिल स्टेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अरावली हिल्स, जो कि हम कह देते हैं कि जो उनकी हाइट है वो कम होती जा रही है, मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के अंदर उसका नाम है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आपको पता है अशोक गहलोत जी हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम टू बिगिन फर्स्ट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसके अंदर जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हर फैमिली को उस स्टेट के अंदर। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो फ्री इंश्योरेंस देंगी सारी फैमिलीज को जो कि बीपीएल से हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के अंदर है, या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर उनको इंक्लूड किया गया, मतलब सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए, और 5 लाख रुपए एक साल का मिलेगा, जिस तरह से आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर मिलता है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च 2021। तो कठपुतलियों का दिन जो है वो मनाया जाता है, खास करके अवेयरनेस क्रिएट की जाती है दोस्तों। किस बात की अवेयरनेस क्रिएट की जाती है? कि जो पपेट एक्टर्स हैं, तो मतलब उनकी एसोसिएशन जो है वो बननी चाहिए, उनको और प्रमोट करना चाहिए, पपेट्री आर्ट्स को जो है वो क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब बनेंगी तो इसका मतलब उनको अपने आप ही प्रमोशन जो है वो मिलेगा। तो मतलब वर्ल्ड पपेट्री डे उसके लिए जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें यूनेस्को का रोल जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यूनेस्को दोस्तों आपने याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस। कहाँ पे मिलेगा? पेरिस के अंदर। तो यूनेस्को डे मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज 2021 21 मार्च को मनाया गया। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ लिंक करूंगा कि ये नौरोज फेस्टिवल जो है वो किसने स्टार्ट किया था। एज ए हिस्ट्री वाइज अगर आप देखोगे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर नौरोज फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये न्यू ईयर फेस्टिवल था, पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल था, क्योंकि नौरोज का मतलब होता है न्यू डे। तो आपको पता है कि यार इस दिन जो है वो इक्विनॉक्स बनता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो यहाँ पे बनता है। सनरेज जो है वो इक्वेटर के वर्टिकल होती हैं, दोनों तरफ लेंथ जो है वो डे और नाइट की बराबर होती है। तो नौरोज फेस्टिवल सबसे पहले स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था बलबन, तो उसने जो है वो इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, लाइक नवरोज, नौवरोज, नौरोज। तो इसको कई लोग मानते थे कि ये 9 दिन मनाया जाता था, इसलिए इसका नाम जो है वो नौरोज है। तो बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, और नौरोज का मतलब है न्यू डे, पर्शियन न्यू ईयर के नाम से मनाया जाता है। और बहुत सी कंट्रीज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, या और भी कई कंट्रीज में, लाइक जो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया का एरिया है। इवन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बीजिंग चाइना के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, तो वहां पे भी इसको जो है वो क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया। और ईयर ऑफ कल्चर जो है वो 2021 को डिक्लेयर किया गया है एज ए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं एम वेंकैया नायडू वर्चुअली लॉन्च द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड द पीपल क्लोजर।
तो यार ये बुक जो है वो किसने लिखी है, ये बुक जो है वो आपने याद नहीं रखना किसने लिखी है, ना ही ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करते। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ये बुक लिखी है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने, डॉक्टर एम रामचंद्रन ने, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो उन्होंने इस बुक को लिखा। वो पहले भी बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, लेकिन इस बुक के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कॉमन मैन किस तरह से उसको सरकार से लेता है, और जो गैप है सरकार और लोगों के बीच में वो किस तरह से कम होता जा रहा है, उसके बारे में ये बुक दर्शाती है। नेक्स्ट, एचडीएफसी टू सेल 24.48% स्टेक इन द गुड पॉज स्पेसिस। ये याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2010 में हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ये कर दिया गया था कि 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आपको हर साल जो है वो क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हर साल अगर आप इसको लेना पड़ेगा, मतलब सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं देंगे। तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन, जो कि पूरे कोड्स को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था और उनको पिछले 10 सालों से जो है वो ये लाइसेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन अब दोबारा से मिल चुका है। तो आपने याद रखना है कि इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने दोबारा से उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। 2010 से वो जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे होगा कि जो हमारे खास करके रेसलर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो कंपटीशंस में बढ़ेगी, और जो भी उनको बेनिफिट्स हैं सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लाइक रेल कंसेशंस हो गए, रिक्रूटमेंट होगी, वो सारी की सारी उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बनाया कब गया था, 1958 में बनाया गया था। नेक्स्ट, आरबीआई रिपोर्टेड 9.1% ग्रोथ इन द इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो एक रिपोर्ट है आरबीआई की तरफ से दी गई है कि यार जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रही हैं और उनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुका है। तो काफी हद तक उनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट, आरबीआई रिपोर्टेड $36 बिलियन foreign portfolio invested inflow into the equities, the highest record since financial year 13। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन से कंपनी के अंदर हुआ है, वो इक्विटीज के अंदर हुआ है, और इसको आपने याद रखना है। और इक्विटीज के अंदर टोटल कितना हुआ है, $36 बिलियन जो है वो ये हुआ है। तो इतना जो है वो आप जरूर याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। और 21 और 22 मार्च का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। मतलब आप इसको कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaCO3 है। जब इसको मतलब हीट किया जाता है, लाइक 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो हीट किया जाता है, तो ये टूट जाता है, जिससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका ए आंसर होना चाहिए, और बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे पाए इसका। तो ये मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो ध्यान से इसको अपने क्वेश्चन को करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि ये डीकंपोज हो गया, टूट गया। तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास, सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। तो सिल्क फॉर्म जो है, जो आपको सिल्क जो है वो पैदा करके देते हैं, वो कौन से पत्तों के ऊपर रहते हैं, ये आपने बताना है। और एक डायग्राम मैंने इंक्लूड किया, आप यहां पे देख सकते हो, सिल्क वॉर्म्स देख रहे हो और आप उस पेड़ के पत्ते जो है वो देख रहे हो, और ये सिल्क जो है वो बनाते हैं। तो ये कैकून्स जो हैं, ये छोटे छोटे जो हैं वो सिल्क वॉर्म्स जो हैं ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो आपने बताना है कि कौन से पत्तों की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप पहचान सकते हो, अगर आप फॉरेस्ट लवर्स हो, तो आप यहाँ पे आंसर जरूर दोगे। तो यार कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो यार हमें चाहिए 700+ लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप नोटिफिकेशन ऑन टाइम जो है वो हासिल कर पाओ। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, इसी तरह से जो है वो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो पीडीएफ से, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो दोस्तों जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज 90 to 95% करंट अफेयर जो है वो हमारे ही करंट अफेयर से आते हैं। ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, ये हमारी टीम का जो है वो क्या है, विश्वास है। तो गाइस हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, लाइफ इज फन, हमेशा एंजॉय करें, खुश रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।